हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एवाई स्टडी इजी लर्निंग। फ्रेंड्स, हम लोग जो है आर ओ पीसीएस मंत्रा की टेस्ट सीरीज़ करने जा रहे हैं, जो कि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सब के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग जो है इसको करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी क्वेश्चंस को देखते हैं। इसके पहले फ्रेंड्स, हम लोग हिंदी की टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं, ये भी पीसीएस मंत्रा की ही टेस्ट सीरीज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, आज के जो क्वेश्चंस हैं ये इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस है इसमें। ठीक है, इसमें टोटल जो 140 क्वेश्चंस है ये सारे इकोनॉमिक्स के हैं। तो इसमें पहला है कि भारत में लघु उद्योग की परिभाषा आधारित है। तो जो लघु उद्योग की परिभाषा आधारित है ये जो है मशीनों और उपस्करों में निवेश पर आधारित है। मशीनों और उपस्करों में निवेश पर। तो लघु उद्योग एक जो है औद्योगिक उपक्रम है जिसमें निवेश संयंत्र एवं मशीनरी में नियत परिसंपत्ति होती है, चाहे उनकी धारित स्वामित्व के निबंधन पर हो या फिर पट्टे या किराया खरीद पर हो। 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता है, तथापि यह निवेश सीमा सरकार द्वारा समय समय पर बदलती रहती है। एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें कि तो बताना है कि क्या होता है, तो जिसमें कि न तो निर्यात और न ही आयात हो। तो जिसमें न तो निर्यात और न ही आयात होता है उसे हम लोग बंद अर्थव्यवस्था बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इसमें है कि भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ यानी कि ट्राइफेड की स्थापना कब की गई थी। तो जो इसकी स्थापना है ये 1987 में की गई थी। इसका आंसर ए हो जाएगा। तो जनजातीय लोगों का शोषण करने वाले निजी व्यापारियों से छुटकारा दिलाने और उनके द्वारा तैयार की गई वस्तुओं का अच्छा मूल्य दिलाने के लिए सरकार ने 1987 को ट्राइफेड की स्थापना की थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में शामिल नहीं है। तो राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी, किसी फर्म का उत्पादन, मूल्य स्तर, इनमें से कौन सा शामिल नहीं है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, किसी फर्म का उत्पादन। ये जो है समष्टि अर्थशास्त्र में शामिल नहीं है। तो किसी फर्म के उत्पादन का अध्ययन जो है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ये जो किसी फर्म का उत्पादन है ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत शामिल है, व्यष्टि। ठीक है, व्यष्टि हो जाएगा। व्यक्तिगत इकाइयों जैसे कि फर्म, उपभोक्ता, श्रम आदि से संबंधित विषयों का अध्ययन जो है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये जो है माइक्रो हो जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। जबकि विभिन्न व्यष्टि इकाइयों का सामूहिक अध्ययन जैसे राष्ट्रीय आय, उत्पाद, बेरोजगारी, मूल्य स्तर का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का। इसमें है थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI में सर्वाधिक भारांश किसका होता है। तो इसमें जो है सर्वाधिक भारांश जो होता है वो विनिर्मित वस्तुओं का होता है। ठीक है, तो इसमें सर्वाधिक भारांश जो है वो विनिर्मित वस्तुओं का होता है। कितना होता है, 64.23% होता है। जबकि प्राथमिक उत्पाद तथा ईंधन और ऊर्जा का भारांश जो है वो क्रमशः 22.62% और जो है 13.15% होता है। तो यानी कि सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो विनिर्मित वस्तुओं का होता है, इतना ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है बताना है। पहला है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP 1980। दूसरा है हरित क्रांति 1966 टू 1967। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2010। तो इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। क्योंकि जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है यानी कि NRLM, इसका जो प्रारंभ हुआ था ये 2011 में स्टार्ट हुआ था, 2011 में किया गया था। यहाँ पे 2010 लिखा गया है, इस वजह से गलत हो गया। बाकी जितने दिए गए हैं बिल्कुल सही सुमेलित हैं। तो ये सारे के सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और पूछे हुए एग्जाम में। ठीक है, तो ये सारे आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर का।
निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का दुष्प्रभाव नहीं है? तो यहाँ हमको नहीं है बताना है। तो मृदा का अनुपजाऊ होना, पर्यावरण हानि, भौम जल स्तर का निम्नीकरण, छोटे और बड़े कृषकों के मध्य आय असमानता में कमी। इसका जो आंसर है ये हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हरित क्रांति के दौरान कृषि के मशीनीकरण का लाभ बड़े कृषकों को अधिक हुआ, जिसके कारण छोटे और बड़े कृषकों के मध्य आय असमानता में वृद्धि हुई थी। तो जो इसका आंसर है ये डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा निर्धारित कौन सी अर्हता किसी कंपनी को स्टार्टअप कंपनी के रूप में वर्गीकृत किए जाने हेतु सही नहीं है? तो पहला है, निगमन या पंजीकरण की तिथि से 12 वर्ष की अवधि तक किसी कंपनी को स्टार्टअप माना जाएगा। दूसरा है, पिछले वित्तीय वर्ष में कंपनी का वार्षिक टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसमें पूछा है कि कौन सा सही नहीं है? तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा एक, केवल एक हो जाएगा। तो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी कि DPIIT, ठीक है, के अनुसार निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी संस्था या कंपनी को स्टार्टअप माना जाएगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो इसमें है कि निगमन या पंजीकरण की तिथि से 10 वर्ष की अवधि तक ही किसी कंपनी को स्टार्टअप माना जाएगा, इसके बाद उसे स्टार्टअप नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे 12 वर्ष लिखा हुआ है, तो इस कारण ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो दूसरा दिया गया है ये सही है। और बाकी जो है भारत सरकार द्वारा 2016 में जो है स्टार्टअप इंडिया पहल प्रारंभ किया गया था, तो ये भी याद रखिएगा, 2016 में प्रारंभ किया गया था। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 9 नंबर का। इसमें भारतीय आर्थिक नियोजन में कौन सी पंचवर्षीय योजना अपनी निर्धारित समयावधि पूर्ण नहीं कर सकी? तो इसका जो आंसर है यहाँ पे ये हो जाएगा पाँचवीं। ठीक है, तो भारतीय आर्थिक नियोजन में 5वीं पंचवर्षीय योजना अपनी निर्धारित समयावधि पूर्ण नहीं कर सकी तथा अपने निर्धारित समयावधि यानी कि 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979 से 1 वर्ष पूर्व 31 मार्च 1978 को समाप्त कर दी गई। यह पंचवर्षीय योजना जो है वो डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? तो डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। चलते हैं अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है 10th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो मनरेगा 2006, भारत निर्माण योजना 2005, स्वावलंबन योजना 2010, स्मार्ट सिटी मिशन 2014। तो सुमेलित नहीं है, इसमें से हमको ये बताना है। तो इसमें जो 2014 वाला लिखा गया है डी, स्मार्ट सिटी मिशन, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो स्मार्ट सिटी मिशन का जो प्रारंभ वर्ष है ये 2015 है और यहाँ पे 2014 लिखा है, इस कारण ये सुमेलित नहीं है। बाकी जितने दिए गए हैं ये सारे के सारे सुमेलित हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 11th नंबर का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि भारत में नियोजन के दौरान रोलिंग प्लान यानी कि अनवरत योजना को किसने लागू किया था? तो जो रोलिंग प्लान योजना जो लागू हुआ था ये DT लकड़वाला ने लागू किया था। ठीक है, तो रोलिंग प्लान यानी अनवरत योजना का प्रतिपादन गुरनार मिर्डल ने अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया था। और भारत में नियोजन के दौरान रोलिंग प्लान को 1978 टू 80 के मध्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष प्रोफेसर DT लकड़वाला ने लागू किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर का। इसमें है कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में कौन सी योजना शामिल नहीं है? तो इसमें मेगा फूड पार्क योजना, खाद्य सुरक्षा तथा गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स का विकास, फार्म मशीनरी बैंक योजना। तो इसमें बताना है कि कौन सी शामिल नहीं है। इसका जो आंसर है ये हो जाएगा फार्म मशीनरी बैंक योजना। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन परियोजना कब जो है प्रारंभ की गई थी? तो इसको जो है 2019 में प्रारंभ किया गया था।
ठीक है। राष्ट्रीय और अवसंरचना पाइपलाइन परियोजना 15 अगस्त 2019 को घोषित किया गया। इसका लक्ष्य जो है अगले 5 वर्षों में अवसंरचना क्षेत्र में 102 लाख करोड़ रुपए के निवेश लक्ष्य के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को 2025 तक $5 ट्रिलियन तक पहुंचाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14th नंबर। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है यह हेरा-डोमार मॉडल पर आधारित है। ठीक है। तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है ये 1 अप्रैल 1951 टू 31 मार्च 1956 तक जारी रही। यह योजना हेरा-डोमार समृद्धि मॉडल पर आधारित थी, जिसमें प्रमुख प्राथमिकता जो है कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र को दी गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नियोजन के दौरान कुल कितने वर्षों का योजना अवकाश रहा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पे 6 वर्षों तक। ठीक है, 6 वर्षों तक रहा है। तो एक तो था 1966 से 1969 तक, तो 3 वर्ष हो गया, और दूसरा था 1979 से लेके 1980, तो 1 वर्ष ये हो गया, और एक था 1990 से 1992, तो 2 वर्ष ये हो गया। तो टोटल जो है 6 वर्ष हो गया। चलते हैं अब आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित सेवाओं पर विचार कीजिए। तो बैंकिंग, कम्युनिकेशन, कोयला खनन, कौन सी सेवाएं तृतीय क्षेत्र की सेवाएं हैं? तो इसमें जो तृतीय क्षेत्र की सेवाएं हैं 1 और 3 हो जाएंगे, यानी बैंकिंग और कोयला खनन। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत ऐसी सेवाओं को शामिल किया जाता है जो प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र के विकास में सहायक होती हैं, जैसे कि बैंकिंग हो गई, कम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग, उपभोक्ता सेवाएं इत्यादि प्रमुख तृतीय क्षेत्र सेवाएं हैं। कोयला खनन जो है तृतीय क्षेत्र सेवाएं नहीं हैं। ठीक है। तो इसमें जो है क्या पूछा है, कौन सी सेवाएं तृतीय क्षेत्र की सेवाएं हैं? तो इसका आंसर जो है 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। इसमें जो है एक तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 17 नंबर का। इसमें कह रहा है कि स्टार्टअप सेवाएं सामान्यतः निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो जो स्टार्टअप सेवाएं हैं ये तृतीय सेवा क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है इनको। वर्तमान में जो है भारत, यूएसए और चीन के बाद, जो भारत है वो यूएसए और चीन के बाद तीसरा जो है वो सबसे बड़ा स्टार्टअप पारतंत्र वाला देश है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ई कॉमर्स सेवा के अंग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त सभी को, जैसे उत्पाद की खरीद, भंडारण और डिलीवरी, इन तीनों को शामिल किया जाता है। तो जो ई कॉमर्स सेवा के अंतर्गत किसी उत्पाद की खरीद, उसके भंडारण और डिलीवरी सभी को शामिल किया जाता है। ई कॉमर्स कंपनी खरीदारों एवं विक्रेताओं के बीच सुविधा प्रदाता के रूप में डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती हैं। चलते हैं अब आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं 19th नंबर का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का प्रकार है? तो कौन सा ई कॉमर्स का प्रकार है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। तो इसके आंसर सारे जो हैं उपयुक्त सभी, वो सारे क्या हैं? ई कॉमर्स के प्रकार हैं। राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष NIIF की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका जो आंसर है ये यहाँ पे हो जाएगा किस वर्ष की गई? तो ये हो जाएगा 2015 में की गई थी। तो राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष की स्थापना दिसंबर 2015 में की गई थी। इसका जो उद्देश्य है अवसंरचना क्षेत्र में ग्रीनफील्ड, ब्राउनफील्ड तथा रुकी हुई परियोजनाओं को निवेश मुहैया कराना है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। रतन पी वाटल समिति का संबंध निम्न में से किससे था? तो जो ये रतन पी वाटल समिति है इसका संबंध था डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना। तो
इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इस समिति का जो गठन है ये 2016 में किया गया था। इस समिति का गठन 2016 में किया गया था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। निम्न में से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा नरसिम्हन कार्य समूह। तो ग्रामीण बैंकिंग पर गठित नरसिम्हन कार्य समूह ये जो है 1975 की सिफारिशों के आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेबी को निम्न में से किस श्रेणी में शामिल किया जाता है? सेबी को, तो इसका आंसर हो जाएगा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी। सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग सेबी का फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो सेबी है ये एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जिसकी स्थापना 1988 में कब हुई थी? तो 1988 में की गई थी। यह भारत में प्रतिभूति एवं वित्त का नियामक बोर्ड है। इसका जो मुख्यालय है यानी कि हेडक्वार्टर जो है इसका, ये मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये जो है मुंबई में स्थित है। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर और इसकी स्थापना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है और 24 नंबर का। ग्रीनेक्स निम्न में से किस वर्ष जारी किया गया था? तो जो ग्रीनेक्स है ये 2012 में जारी किया गया था। जो ग्रीनेक्स है इसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा 2012 में जारी किया गया था। यह देश का पहला पर्यावरण अनुकूल शेयर सूचकांक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 25। रक्षा सेवाओं पर व्यय निम्नलिखित में से किस व्यय के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो ये जो है गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत शामिल किया जाता है। रक्षा सेवाओं पर व्यय एक अनिवार्य व्यय है, इसलिए इसके लिए अलग से योजना बनाकर व्यय नहीं किया जाता है, बल्कि इसे गैर योजनागत व्यय में शामिल किया जाता है। आगे है कि किसी कंपनी को, थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेते हैं, इसमें किसी कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी में शामिल करने हेतु निम्न में से कौन सा आधार देखा जाता है? तो कंपनी का आकार, वित्तीय स्थिति, संचालन, उपयुक्त के अनुसार सही विकल्प है। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा यहाँ पे डी, यानी 1 2 3। इसमें जो तीनों दिया गया है तीनों बिल्कुल सही है। ठीक है, तीनों बिल्कुल सही दिया गया है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने हेतु निम्न में से कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? तो पूर्व से मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त हो, भारतीय शेयर बाजार में पंजीकृत हो, 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का औसत वार्षिक नेट वर्थ, और जो लास्ट है तो वो है कि 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का औसत वार्षिक शुद्ध लाभ। तो इसमें से बताना है कि कौन सी आवश्यक शर्त नहीं है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा ए, यानी कि पूर्व से मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त हो। ये जो है आवश्यक नहीं है, बाकी जितनी बातें दी गई हैं वो आवश्यक शर्त होनी चाहिए। ठीक है, वो शर्तें आवश्यक हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कंपनी भारत में महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी नहीं है? तो इसमें से बताना है कि नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा HAL, यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत में महारत्न का दर्जा प्राप्त कंपनी है, जबकि जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL एक नवरत्न दर्जा प्राप्त कंपनी है। ठीक है, इसमें क्या पूछा है कि कौन सी कंपनी भारत में महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी नहीं है? तो जो HAL है ये जो है महारत्न का दर्जा प्राप्त कंपनी है नहीं है। ठीक है, ये नवरत्न दर्जा प्राप्त कंपनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब 29 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL निम्नलिखित में से किस श्रेणी की कंपनी है?
तो ये किस श्रेणी की कंपनी है ये हमको बताना है। तो ये नवरत्न कंपनी है, ठीक है। ऑयल इंडिया लिमिटेड भारत की एक नवरत्न दर्जा प्राप्त कंपनी है। नवरत्न दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी कंपनी को पूर्व से मिनी रत्न श्रेणी में शामिल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे अब बता रहा है कि किसी राज्य के संदर्भ में निम्न स्थितियों पर विचार करें। खराब और अवसंरचना के साथ आर्थिक पिछड़ापन, पड़ोसी देश की सीमाओं के समीप स्थित होना, निम्न जनसंख्या घनत्व। उपयुक्त में से कौन से किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने हेतु उचित आधार हो सकते हैं। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा तीनों। जो तीनों बातें दी गई हैं वो बिल्कुल सही हैं, ठीक है, बिल्कुल सही हैं। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। 31 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि वित्त आयोग में शामिल होते हैं। तो कौन शामिल होता है वित्त आयोग में। तो ये अध्यक्ष तथा 5 अन्य सदस्य जो है वो वित्त आयोग में शामिल होते हैं। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि वित्त आयोग जो है वो किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है, ठीक है। और जो भारत के संविधान में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत एक अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। इसका जो गठन है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है प्रत्येक 5 वर्ष या आवश्यकता अनुसार उसके पहले भी किया जा सकता है। इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इन सबका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है तथा इनकी पुनः नियुक्ति भी होती है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम लोग आ गए 32 नंबर के क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है कि वित्त आयोग के 4 अन्य सदस्यों की योग्यताओं में शामिल नहीं है। फ्रेंड्स, इसके पहले जो हम लोग क्वेश्चन किए हैं उसका जो आंसर है ये ए नहीं होगा, इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 4 अन्य सदस्य हैं, 5 नहीं है। तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा इसे, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अब आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 32 नंबर का, जो भी हम लोग कर रहे थे। इसमें है कि वित्त आयोग के 4 अन्य सदस्यों की योग्यताओं में शामिल नहीं है। तो कौन सा शामिल नहीं है ये हमें बताना है। तो इसमें जो ऐसा व्यक्ति जिसने कम से कम 10 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो ये शामिल नहीं है, ठीक है। बाकी जो दिए गए हैं जैसे कि किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसे भारत के लिए खायो वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे भारत के वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो ये शामिल हो इसमें। ऐसा व्यक्ति जिसे प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो, ये लोग इसमें शामिल हैं। बाकी जो शामिल नहीं है तो जो डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अब जो बाकी क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग कल करेंगे। कल 33 से लेके 140 तक जो भी क्वेश्चंस बचे हैं उसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे एक सीरीज में, क्योंकि अभी जो है थोड़ा सा यहाँ पे शोरगुल शुरू हो गया है क्योंकि अब पूजा पाठ का टाइम आ चुका है। तो इस वजह से अभी हम नहीं कर पाएंगे, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी अभी। तो फ्रेंड्स कल जो है इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग कल दूसरे सीरीज़ के साथ। तब तक अपना जो है आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और अपना ध्यान रखिए। तो फ्रेंड्स चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।